डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार, आपका इंटर स्तरीय अर्थशास्त्र शिक्षक। आज आपके क्लास 11वीं के लिए हम सांख्यिकी के परिचय का अंतिम भाग लेकर के आए हैं। पिछले 2 भागों में हमने पहले भाग के अंदर सांख्यिकी की परिभाषा बहुवचन के अंदर व्याख्या की थी और दूसरे भाग में सांख्यिकी एक वचन के रूप में व्याख्या की थी। आशा है कि आप उन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझे होंगे। मैं फिर एक बार जोर दे रहा हूं कि अगर समझ में कुछ कठिनाई हो तो आप सवाल ज़रूर करेंगे, चाहे वो सवाल YouTube पे हो या मेरे Facebook पे हो, कहीं पर भी आप सवाल करें, मैं जवाब देने के लिए 24 घंटे के अंदर हाजिर रहूँगा। आज हम इस चैप्टर का अंतिम भाग आपके सामने लेकर आए हैं, जो है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। ये यहाँ पर मूल रूप से चूंकि आप अर्थशास्त्र विषय के अंदर सांख्यिकी को पढ़ रहे हैं, तो हमको इंटर के अर्थशास्त्र का स्पेशल छात्र होने के नाते ये जानना जरूरी है कि आखिर अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का कितना महत्व है। जैसा कि पिछले 2 क्लासेज में आपने पढ़ा कि शुरुआत में ये राजाओं का विज्ञान था या राज्य का विज्ञान माना गया, साइंस ऑफ किंग्स, साइंस ऑफ स्टेट, इन सब शब्दों से इसको विभूषित किया गया। बाद में अर्थव्यवस्था को चलाने में इसकी भूमिका रही, वहाँ पर अर्थव्यवस्था के लेखा जोखा के लिए सांख्यिकी का महत्व बढ़ता गया। उसके बाद इस विषय का महत्व भूगोल, मनोविज्ञान और अनेक तरह के विज्ञानों में, यहाँ तक कि भौतिकी वगैरह सब क्षेत्रों में आया। गणित का एक विशेष अंग बन गया और फिर अपने आप में एक अलग विषय के रूप में आ गया। और उस अलग विषय के रूप में आपने देखा कि एक वचन में सांख्यिकी जो है एक विज्ञान का रूप ले लेता है, जिसमें सांख्यिकी की विधियों और रीतियों की पढ़ाई होती है। अब अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। मैं अर्थशास्त्र के संदर्भ में ही सांख्यिकी के महत्व की चर्चा करूंगा। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले आप देखें कि सांख्यिकी के बगल में जो है यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, पिछले बार भी हमने इसको दिखाया था कि जो है स्टैटिस्टिक्स किस तरह से तैयार होते हैं, डेटा से मॉडल्स में आते हैं, मॉडल से मैथमेटिकल में आते हैं, फिर एनालिसिस होता है, तब फिर स्टैटिस्टिक्स बनता है यानी सांख्यिकी बनता है। यहाँ तक तो हम पूर्व में पढ़ चुके थे। ये देखिए, ये भारत सरकार का जो है इसमें दिखाया गया है विभिन्न जगहों से आय का स्रोत, कहाँ कहाँ से क्या आय हमारी आ रही है। यहाँ आप देखिए प्रत्येक है, एग्रीकल्चर में 14.2% आय है, सोशल एंड पर्सनल सर्विस 13.2% है, माइनिंग से 2.3% है, मैन्युफैक्चरिंग से लगभग 15.9% आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। तो ये जो भी है एक आंकड़े से तो ही हमको आय या व्यय की जानकारी हो रही है। किस सेक्टर में से कितना आय आता है, किस सेक्टर से कितना व्यय, किस सेक्टर में कितना व्यय होता है, ये तमाम आंकड़े जो है सांख्यिकी का ही तो रूप है। अतः अर्थव्यवस्था में निश्चित तौर पे सांख्यिकी का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जब तक हम अपनी आय और व्यय को नहीं जानेंगे, जब तक कोई देश अपनी आय और व्यय को नहीं जानेगा, तब तक वो कोई भी नीति का निर्धारण नहीं कर सकता है। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में सबसे पहला जो महत्व के बारे में चर्चा की है, उसमें नाम आता है विलियम पेटी का। यह विलियम पेटी का तस्वीर है। इन्होंने 1696 में एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था पॉलिटिकल अर्थमेटिक। याद रखिएगा, पॉलिटिकल अर्थमेटिक, राजनीतिक अंकगणित। 1 नंबर के प्रश्न में ये पूछेंगे, यहां से लेकर के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खास करके बैंकिंग, बीपीएससी और यूपीएससी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि यह स्टैंडर्ड थोड़ा माना जाता है। तो ये पॉलिटिकल अर्थमेटिक में सबसे पहले जो है सांख्यिकी का प्रयोग किया था और अर्थशास्त्र से इसे जोड़ दिया था। लेकिन इसका वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रयोग सबसे पहले 19वीं सदी के आरंभ में होना शुरू हुआ। अब 19वीं सदी के आरंभ की जो ही चर्चा करते हैं तो हम आ जाते हैं जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उस संदर्भ में। पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, तो उसमें एडम स्मिथ का नाम आता है। और एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्र के विषय के जन्मदाता के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। कब उपस्थित होते हैं? जब 1776 में दुनिया की प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस उनके द्वारा लिखी गई। अब 1776 देखिए वह ईस्वी है जो 18वीं शताब्दी के समाप्ति की ओर जा रहा है, यानी वहां से 24 साल बच जाते हैं। तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ से सांख्यिकी का जो है अर्थशास्त्र में महत्व बढ़ता गया और यह विज्ञान का रूप लेते चला गया। तब हम निश्चित कर सकते हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ से यह संभव हुआ
तभी जब एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की स्थापना कर दी। यानी कहीं ना कहीं एडम स्मिथ की भूमिका जो है सांख्यिकी को एक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र से संबंध जोड़ते हुए निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण रही। आगे अगर हम इस चीज को देखें तो इसमें 19वीं सदी के प्रारंभ से में जो मूल नाम आते हैं उसमें जेवेंस, जे.एस. मिल और मार्शल का नाम आता है, जो सांख्यिकी के महत्व पर काफी जोर दिया। मार्शल ने तो इतना तक कह दिया कि सांख्यिकी हमारे लिए वो तीर्ण है जिससे मैं अन्य अर्थशास्त्रियों की तरह ईंटों का निर्माण करता हूं। देखिए इस कथन को याद कर लीजिए। मार्शल के अनुसार सांख्यिकी यहां पर साफ दिया हुआ है, मार्शल के शब्दों में समंक ही हुए तीर्ण है। समंक मीन्स फिर हम बता दे रहे हैं कि आंकड़े, और वो आंकड़े जो तुलनीय हैं, जिनका तुलना किया जा सके और जो विशेष कारणों से प्रभावित हो और जिनका कोई उद्देश्य हो। तो ये समंक ही हुए तीर्ण हैं जिनसे अन्य अर्थशास्त्रियों की भांति मैं ईंटें तैयार करता हूं। कोटेड लाइन है, मैं यहां पढ़ रहा हूं इसलिए नहीं कि हाँ हमको पढ़ने की जरूरत है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप इसको याद कर लीजिए। हिंदी में भी अंग्रेजी में भी स्टैटिस्टिक्स आर द एक्स्ट्रा आउट ऑफ व्हिच आई लाइक एवरी अदर इकोनॉमिस्ट हैव टू मेक ब्रिक्स। अब ये जो है इनका मूल कहना क्या था? कहना इनका यह है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की जांच और सत्यापन बिना आंकड़ों के संभव हो ही नहीं सकती है, बिना सांख्यिकी के प्रयोग का संभव हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सिर्फ कथनात्मक तथ्य से हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि वस्तु की मूल्य घटती है तो मांग बढ़ जाती है, ये कहने से हमारे पास निष्कर्ष नहीं आ गया। निष्कर्ष के लिए हमको ये बताना होगा कि कितनी मूल्य घटी, यानी अंकों में, कहने का मतलब प्रतिशत में, कितने प्रतिशत मूल्य घटी और मांग उससे कितने प्रतिशत बढ़ी या स्थिर रही या घट ही गई। कोई तो हमारा डिसीजन आएगा ना, वो वस्तु के अनुरूप डिपेंड करता है। जैसे हम आगे के क्लासों में पढ़ेंगे कि सामान्य वस्तु का होता है कि मूल्य के अनुसार मांग की उलट प्रवृत्ति होती है, लेकिन गिफेन गुड्स में दोनों सकारात्मक प्रवृत्ति को होते हैं, यानी वो पॉजिटिव स्लोप में जाते हैं। तो खैर वो अलग बात है, चाहे जिस तरह से जाएं उनके आंकड़े, सकारात्मक जाएं या विपरीत रूप में चले जाएं, दोनों एक ही दिशा में जाएं या एक दूसरे के उल्टे जाएं, लेकिन ये चीज हम आखिर साबित तो कर सकते हैं आंकड़ों के आधार पर ही। जैसे यहां पर हमने तालिका में, आप देखिए हमने तालिका उठाया है, इससे हम पता कर सकते हैं कि देखिए यहां दिया हुआ है मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन कब मांग बढ़ती जा रही है? जब मूल्य घट रहे हैं। 90 से 80 मूल्य बढ़ते जा रहे हैं तो मांग घटती जा रही है। आप देखिए 1 रुपये संतरे हैं तो इनकी मांग 90 है। जब संतरे का मूल्य 2 रुपये प्रति इकाई होती है तो मांग 80 की होती है। जब 3 रुपये होते हैं तो 70 हो जाती है। एक हमको यह सामान्य निष्कर्ष तो दे रहा है ना कि मूल्य बढ़ने पर मांग घटेगी। हालांकि ये एक भ्रांति मत दिमाग में डालिए कि मांग का नियम यह बतलाता है कि मूल्य बढ़ने पर मांग घटेगी और मूल्य घटने पर मांग बढ़ेगी। इसके साथ आपको एक वाक्य हमेशा मांग के नियम में जोड़ना होता है कि यदि अन्य अवस्थाएं पूर्ववत रहे तो यह घटना घटेगी, क्योंकि मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं जिसमें एक कारक मूल्य है। तो मूल्य कारक को जानने के लिए बाकी कारक को तो कांस्टेंट करना होगा ना। खैर उस चीज को हम यहां ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं और यहां आपके सिलेबस में है भी नहीं मूल्य और मांग का संबंध, ये 12th में पढ़ना है। लेकिन यहां पर एक निष्कर्ष हम सिर्फ इतना ही तक जाने, मांग का नियम क्या है हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इन आंकड़ों को देखने पर इतना तो जरूर स्पष्ट हो रहा है कि मूल्य बढ़ रही है तो मांग घट रहा है। तब हम कह सकते हैं कि देयर इज ए इनवर्स एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड बट नॉट इन प्रोपोर्शनेट। इसका कोई रेशियो नहीं है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि दोनों में विपरीत संबंध है। अब इन आधारों पर हम देखें कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व है क्या। पॉइंट वाइज देखें, बिंदुवार देखें, क्योंकि अभी जो अपर क्लास का जो आपका स्टेज है उसमें आप फर्स्ट स्टेज में है और फर्स्ट स्टेज में विश्लेषणात्मक वर्णन करना थोड़ा कठिन होता है। इस कारण इजी वे अपनाने के लिए, याद रखने के लिए हम उसको पॉइंट वाइज तोड़ते हैं, वरना पैराग्राफ बाय पैराग्राफ भी आप ले जा सकते हैं। तो पॉइंट वाइज आपको व्याख्या करने में आसान रहेगी। सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था के अध्ययन में सहायक। अर्थव्यवस्था क्या है? आप शायद 9th क्लास नहीं पढ़ रहे होंगे कि पूरी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन होते हैं? कृषि और कृषि से जुड़े हुए सारे व्यवसाय।
द्वितीय क्षेत्र में कौन होते हैं? उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में सर्विस, सेवा। सेवा का मतलब जो नौकरियां हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, चाहे वो संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में हो, चाहे देश में हो या हमारे लोग विदेश में जाके काम कर रहे हैं, वो सारे होते हैं। एक कॉमन व्यू जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था का आजादी के बाद का अध्ययन कीजिएगा तो एक कॉमन निष्कर्ष आपको निकलेगा। वो भी कॉमन निष्कर्ष किस पर निकलेगा? आप फिर से आ जाइए कि जैसे मूल्य के आधार पर मांग का आपने निष्कर्ष निकाल दिया, तो वहां भी जब आंकड़े देखेंगे 1951 यानी जो है फर्स्ट प्लानिंग से, प्रथम नियोजन से 1951 से लेकर के और 2021 तक के, आज तक के अद्यतन आंकड़े का तुलना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि जैसे जैसे भारत विकास करते गया वैसे वैसे देश के कुल उत्पादन में, जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में जीडीपी बोलते हैं, यानी जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशतांक घटता जाता है, यानी प्रतिशत हिस्सा घटता जाता है, और सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र है उसका हिस्सा बढ़ते जाता है। इसका और एक बड़ा प्रमाण है कि यह तो सिर्फ आपके भारत की अर्थव्यवस्था के अध्ययन से पता चला। जब आप वर्ल्ड इकोनॉमी का अध्ययन कीजिएगा और दुनिया की सबसे विकसित देशों का, यानी जहां पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है इस मामले में, जैसे स्विट्जरलैंड का अध्ययन करें या हम ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन करें, नॉर्वे का अध्ययन करें, अमेरिका का अध्ययन करें, इंग्लैंड का अध्ययन करें, तो वहां भी आपको यही घटना महसूस होगी कि जीडीपी में कृषि का हिस्सा प्रतिशत के रूप में बहुत घट रहा है, घटते चला जाता है, और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ते चला जाता है। कहीं कहीं जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देश में तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा 80% प्लस में, यानी सेवे से उसका इकोनॉमी ही है। पता है ना, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह स्विट्जरलैंड है, तो पर्यटन से सोचिए कितना इनकम होगा। तो पर्यटन के चलते वहां जो है लोग जाते हैं, तो उन लोगों को व्यवस्था करने में, सारी सुविधा देने में लोगों को काफी नौकरियां स्विट्जरलैंड सरकार को देनी पड़ती है या स्विट्जरलैंड की प्राइवेट कंपनियों को देनी पड़ती है, होटलों को देनी पड़ती है, तो वहां सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा योगदान देता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे देश डेवलपमेंट की ओर जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा कमते जाएगा और तृतीय क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा बढ़ते जाएगा। इस बीच में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ते जाता है, यह ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक उद्योग प्रसार नहीं लेंगे तब तक सर्विस भी बूम नहीं करेगा, क्योंकि उद्योग तो प्रसार लेने से शहरीकरण होता है, हम उसके अलावा हमारे आयात निर्यात मजबूत होते हैं, उन सारे चीजों के लिए लोगों को नौकरियों पर रखना होता है, और इस तरह सर्विस सेक्टर हमारा व्यापक होते चला जाता है। अभी हम अगर 1951 के, अभी हम थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाने के पहले कुछ डेटा देख रहे थे। 1951 में हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 55% था, यानी 100 रुपया जो हमारे देश का इनकम था उसमें कृषि का योगदान 55 रुपया था देश के उत्पादन में, और शेष 45 रुपया में उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों थे। वो 20 और 25 के रेशियो में ही रह जाते थे, कोई 20-25% से आगे नहीं बढ़ पाता था। अभी वर्तमान स्थिति में हमने देखा कि कृषि का हिस्सा मात्र 17% रह गया है। अब कभी कभी तो आंकड़े के निकालने के तरीके पर भी डिपेंड करते हैं। एक समय तो हम ऐसा भी देख रहे थे कि 13% पर आ गया था 2015 में, और हो सकता है अभी भी थोड़ा कम हो सकता है जहां 17 वहां 15 भी काउंट कर रहे कि अगर दूसरे मेथड से काउंट करें तो वो 15 भी आ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि कहां 55%, और अगर 17 भी मान लेते हैं तो कितना नीचे आ गया। सर्विस सेक्टर कहां चला गया, तो वो 55 और 55+% में जा रहा है। तब एक सवाल आपके मन में उठेगा, और क्लास में भी जो है स्टूडेंट के मन में उठता है, लेकिन पूछने में हिचकिचाता है। मैं स्वयं ही आपको बतला दे रहा हूं। आप ये कहिएगा तो फिर हमसे सवाल आप कर सकते हैं कि इसका मतलब का कृषि का ह्रास होता है, कि उसका प्रतिशत गिर जाता है, उसका योगदान घट जाता है। आप ध्यान दीजिए कि आप प्रतिशत में पढ़ रहे हैं, संख्या में नहीं पढ़ रहे हैं। 1951 में देश में कुल उत्पादन 100 रुपया था, उसका 55 रुपया प्रोडक्ट करता था कृषि। आज देश का कुल उत्पादन 1 लाख रुपया है, तो उसका 17% अब आप जोड़िए कि वो 55 रुपया से ज्यादा होगा कि कम। निश्चित तौर पे 1 लाख रुपया का जब हम 1% निकालते हैं तो 1000 रुपया होता है, और 1000 में 17 से गुना कीजिए 17% है,
तो 17,000 रुपया आज कृषि हमको दे रही है, उस दिन सिर्फ 55 रुपया देता था। कहने का मतलब कृषि की उत्पादकता तेज हुई है प्रति हेक्टेयर, और जो है लोगों की निर्भरता भी कृषि पर धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि कृषि की उत्पादकता से दूसरे तरह के और उद्योग और सेवा क्षेत्र डेवलप हुए, उनसे जो बचते हुई उससे अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ, और लोग को वहां से हटा करके और उन जगहों पर काम धंधे मिलने लगे, वहां पर शिफ्ट होने लगे। चलिए हम अब ये सारे जो निष्कर्ष हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, योगदान बढ़ता है घटता है, जो चीजें आप जो ये निष्कर्ष निकाले कि हाँ तृतीय क्षेत्र का बढ़ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत के रूप में घट जाता है, ये कहां से निकाले? कह देने से तो नहीं ना होगा। ये हमने निकाला आंकड़े को देख करके, और ये आंकड़ा हमने कहां लिया है, ये देखिए यहां आप देख सकते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का ये आंकड़ा है जो दिखा रहा है 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 प्रवृत्ति अंतिम में लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए इस बात को। 2013-14 में कृषि का हिस्सा दिखा रहा है 21.49%, उसके बाद 14-15 में घट गया 21, 21.5 से घट करके आ गया 21.25 पर 20.77, 15-16 में 19.83 और 16-17 में 19.57, अर्थात कृषि का हिस्सा घटने की प्रवृत्ति है। देखिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर है, कृषि और खनन वगैरह इनका हिस्सा घटते जाता है। सेकेंडरी क्षेत्र का देखिए, द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग कहा जाता है, विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, ये 13-14 में 27.91 था, 27.38, 27.20, 26.77। यहां भी आपको एक चीज देखने को मिलेगा, इसका भी हल्का घट रहा है, घटने की प्रवृत्ति हो रहा है। लेकिन ये 1951 से नहीं घटा है, 1951 से बढ़ गया है। और सर्विस सेक्टर को बढ़ने से पहले ये पहले बढ़ा था। अब जब सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ने लगा तो इसमें थोड़ी सी कमी आने लगी। लेकिन ये तृतीय क्षेत्र को देखिए कहां था, ये कहां आते चला जा रहा है। 50.60 या जो है 51.85, 52.97 और 53.66। कौन 13 से लेकर 17 तक 51 के ऐसे ही आंकड़े नहीं है। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि बराबर बढ़ने की प्रवृत्ति, और 51 से जोड़ेंगे तो बहुत बढ़ गया। जनरली आप ये मान के चलिए, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं या इंटर में आते हैं, आप इतने आंकड़े के घौंच पहुंच में मत जाइए, इतना पॉइंट में याद करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे दिमाग में रखिए किसका कितना योगदान है। 55 के आसपास आप माइंड में रखिए कि सेवा क्षेत्र का योगदान है। 26 जो है इसमें सीधा 25 और 26 के आसपास उद्योग का रखिए, और 15 से 20 के बीच में कृषि का रखिए। अभी यही टेंडेंसी बना हुआ है। 15 से 20% प्राथमिक क्षेत्र का, 25% के आसपास, 1% आगे पीछे हो सकता है, 25% के आसपास उद्योग क्षेत्र का, और 55% के आसपास सर्विस सेक्टर का। यह सर्विस सेक्टर अभी और ग्रोथ करेगा। दूसरी चीज है, अब इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, कृषि पर ही नहीं, अर्थव्यवस्था के अन्य घटक जिसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं, हमारे देश की विकास डिपेंड करती है। क्योंकि जनता की जो इनकम है, उस इनकम में से जनता बचत करती है, जिसको घरेलू बचत कहते हैं, और वो अपने घरेलू बचत को बैंकों में देती है। बैंक में वो पूंजी एकत्रित होती है, और वही बैंक की पूंजी उद्योगपतियों के लिए पूंजी का काम करते हैं। तब एक चीज तो आप समझ रहे हैं ना कि ये घरेलू बचत जितनी मजबूत होगी, देश की औद्योगिक उत्पादन उतनी ही मजबूत रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि उसके लिए पूंजी उन घरेलू बचतों से प्राप्त होती है। कहने का मतलब क्या है कि बचत मजबूत होगी तो निवेश मजबूत होगी। निवेश का मतलब नई उत्पादन करने के लिए पूंजी को लगाना, यानी बचत पर निवेश निर्भर है। कहने का मतलब है कि जितना बचत होगा उतना निवेश होगी, और उसी निवेश के दम पर उद्योग का विकास निर्भर है। तो ये अब बचत किस पर निर्भर है, तो बचत निर्भर है राष्ट्रीय आय पर। राष्ट्रीय आय ऊंची रहेगी तब न बचत ऊंची रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय आय ही निर्धारित करता है प्रति व्यक्ति आय को। देश की राष्ट्रीय आय ऊंची रहेगी तो वहां की प्रति व्यक्ति आय भी ऊंची रहेगी। ये ठीक है कि विषमता हो सकती है, लेकिन निम्न राष्ट्रीय आय में तो प्रति व्यक्ति आय ऊंची की कल्पना हम नहीं न कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय पर बचत डिपेंड करता है, और बचत से फिर क्या होता है, बचत को हम निवेश करते हैं। निवेश दो चीजों पर निर्भर करता है, आप ध्यान दीजिएगा। एक तो घरेलू बचत के बारे में मैंने कहा, दूसरा औद्योगिक घरानों की बचत, पूंजीपतियों की बचत। औद्योगिक घरानों की बचत कहां से आती है, तो जनता के उपभोग से, यानी उपभोग का भी हम अध्ययन करते हैं।
जनता अगर वस्तुएं नहीं खरीदेगी तो उद्योगपतियों को मुनाफा कैसे होगा, उनको फायदा कैसे होगा? तो जनता खरीदती है, उपभोग करती है, तभी तो वस्तुएं खरीदती है, उससे उनको मुनाफा होता है, तो उनकी बचत होती है और वो बचत को वो अपने आगे के विकास के लिए निवेश करते हैं। यानी दो तरह का, एक सेल्फ कमाई हुई पूंजी जो जनता के उपभोग से होता है और उस उपभोग से उनकी वस्तुओं की बिक्री होती है, बिक्री होने से जो मुनाफा होता है उसको वो निवेश करते हैं। दूसरा बाजार से पूंजी जुटाते हैं, बाजार से, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र, बाजार से पूंजी उधार लेकर जुटाते हैं। वो पूंजी कहां से आती है? तो जनता की बचत से, यानी घरेलू बचत से। ये तो, और इसके बाद फाइनली तो निवेश पर डिपेंड है सब, चाहे वो बचत से निवेश हो या उपभोग से निवेश हो, सब तो निवेश पर डिपेंड है। निवेश ऊंचा होगा तो औद्योगिक उत्पादन भी ऊंचा होगा और मतलब औद्योगिक विस्तार होगा। ये इसके अलावे सब कुछ सही है, ऊंची निवेश है, ऊंची बचत है, लेकिन इसके बावजूद भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि व्यापार चक्र से छुटकारा नहीं मिलता है, ट्रेड साइकिल जिसको बोलते हैं। यह व्यापार चक्र क्या है? तेजी और मंदी, कभी तेजी होती है तो कभी मंदी होती है। क्या होता है कि लाभ के फेरे में अधिक पैसे का संग्रहण कुछ ही जगहों पर हो जाती है और जनता के पास पैसे कम जाती है, फलतः उद्योगपतियों की सामान की बिक्री कम जाती है, जिससे कारण कम सामान प्रोडक्ट करते हैं और जितना सामानों में कटौती करते हैं उतने के बराबर उत्पादन करने वाले नौकरी पेशा लोग यानी मजदूरों को फैक्ट्रियों से छटनी करते चलते हैं, जिसका असर और व्यापक पड़ता है क्योंकि नए बेरोजगार लोग तो और खरीदारी को डाउन कर देंगे, फलतः मंदी आती है। तो यानी दो तरह की घटना, स्फीति और मंदी, ये दो तरह की घटना हमारे सामने आती है। इन सारे का निदान सरकार को करना होता है, अर्थव्यवस्था को करना होता है। तो यह निदान तभी ना होगा जब इन सारे से संबंधित हमारे पास आंकड़ा होगा। और यह आंकड़ा देखिए यहां पर है, नेशनल इनकम का आंकड़ा, राष्ट्रीय आय का आंकड़ा, विभिन्न बाजार कीमतों पर, जिसको आप सांख्यिकी में ही आगे पढ़ेंगे कि बाजार कीमत ये सूचकांक के अंदर पढ़ना है। 2011-12 की कीमत पर हमारी इनकम क्या थी ये निकाला हुआ है, यानी 2011-12 के मूल्य पर हमारी इनकम क्या थी उसके आधार पर यह बताया हुआ होता है। अब चले दूसरी पॉइंट की ओर, आर्थिक आयोजन। आर्थिक आयोजन अर्थशास्त्र में एक अहम हिस्सा बन गया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आर्थिक आयोजन समाजवादी देश में हुआ था और समाजवाद का जन्म यानी वैज्ञानिक समाजवाद का, कहने के लिए समाजवाद तो बहुत पहले से है, लेकिन साइंटिफिक सोशलिज्म की बात जब भी उठती है तो वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित कार्ल मार्क्स की थियरी से लिया हुआ सोवियत संघ का समाजवाद था। और सबसे पहले प्लानिंग यानी आर्थिक आयोजन की शुरुआत सोवियत संघ में होती है। उस समय अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी मुल्क जो वाणिज्यवादी दृष्टिकोण के थे और पूंजीवादी दृष्टिकोण से शासित होते थे, उन लोगों का कहना था कि आयोजन का कोई मायने नहीं है और सरकार को तो अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ही नहीं करना चाहिए, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में को खुला छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब 1930 की मंदी आई तो पूरी विश्व की इकोनॉमी हिल गई और प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट देने वाले कि हिमायती अर्थशास्त्री भी मुड़कर पीछे की ओर देखने लगे। ये क्या कारण है कि 1930 तक इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी ढहते जा रही है, ब्रिटेन की इकोनॉमी ढह गई, अमेरिका की इकोनॉमी ढह गई, और ये नवजात इकोनॉमी जो लेनिन ने जिसको जन्म दिया था वो अंतरिक्ष में सैर करने चला जा रहा है, उसकी इकोनॉमी बूम करते रह जा रही है। इसके पीछे रीजन ढूंढा तो वहां इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत डेवलपमेंट हो रहा था। प्लानिंग एक तरह से पूरी सरकार नियंत्रित होती है, यानी सरकार देश के तमाम संसाधनों का ब्यौरा लेकर के यह निर्णय करती है कि कहां पर प्राथमिकता के आधार पर कितना पैसा खर्च किया जाए। वो इस आधार पर निर्णय नहीं लेती है कि कहां से किसको कितना लाभ मिलेगा, किसी एक व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा, वहां पर यह निर्धारण नहीं है, बल्कि जनता का जो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कितने उच्च स्तर पर जाएगी इसके लिए वो सोचता है। जबकि निर्वाध पूंजीवाद में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्र उद्यम होते हैं और लाभ की प्रेरणा पर काम करती है, और लाभ की प्रेरणा में नैतिकता का कोई जगह नहीं है। जनता मर रही है, जिंदा है, उसको नशीली वस्तुओं को बेच करके पैसा कमाया जा रहा है या कैसे कमाया जा रहा है, वहां पर यह मायने नहीं रखता है, बल्कि सिर्फ लाभ ही मायने रखते हैं। लेकिन जब आयोजन की बात आती है तो देश का संपूर्ण विकास की बात आती है, यानी चहुमुखी विकास, सिर्फ इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं, यहां मैं विकास सब कर रहा हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य,
आर्थिक हर मामले को ध्यान में रखा जाता है। यानी सीमित संसाधनों के प्रति ये रुख अपनाती है सरकार कि मेरे पास ये सीमित संसाधन है और इनको जहां सबसे ज्यादा जरूरी है पहले हम वहां खर्च करें। कहने का मतलब कि आय और व्यय दोनों पर सरकार का अधिकार होता है। उसके बाद क्या हुआ? रूस में पूर्णतः सरकार का अधिकार, अमेरिका में बिल्कुल अधिकार नहीं। लेकिन 1930 के मंदी के बाद दुनिया में परिवर्तन करने वाला एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट आ गया विश्व क्षितिज पर, उसका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। हालांकि ये जॉन मेनार्ड केन्स उसी गुरुकुल के थे जिस गुरुकुल में एडम स्मिथ के बाद मार्शल के बाद पीगू, और पीगू के शिष्य के रूप में केन्स थे। मार्शल के शिष्य पीगू और पीगू के शिष्य केन्स। कैम्ब्रिज में केन्स की मेधाविता से प्रभावित होकर के पीगू 100 पाउंड स्कॉलरशिप के रूप में उनको अपने पैकेट से देते थे पढ़ने के लिए। और जो सिद्धांत लोगों ने दिया कि निर्बाध पूंजीवाद होना चाहिए, केन्स उसी का फॉलोअर भी रहे, उसी का अनुयायी भी रहे। उसकी सबूत मिल जाती है जब उनकी दो किताबें 1923 और 1927 में, दो किताबें जो 1930 में जो दो किताबें उन्होंने लिखी, उन दोनों किताबों को देखिए। ए ट्रीटाइज ऑन मनी और ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स, उसमें क्लासिकल सिद्धांतों को ही उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन 1936 में अपने ही सिद्धांतों से अलग हट गए और कहे कि नहीं, अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। और तब अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा जिसका नाम था न्यू डील पॉलिसी। उसमें उन्होंने कहा, मिस्टर रूजवेल्ट, मंदी को रोकना है तो सरकारी हस्तक्षेप कीजिए और सरकारी काम करवाइए, जिससे जनता को रोजगार मिलेगा, जनता के हाथ में पैसे जाएगी और पैसे जाएगी तब आपकी अनबिकी वस्तुएं बिक जाएगी, मंदी दूर होगी। कोई नई वस्तु का प्रोडक्शन मत कीजिए क्योंकि नई वस्तु का भरमार तो पहले ही से है। रूजवेल्ट ने उनको फॉलो किया और मंदी से विश्व अर्थव्यवस्था को निजात मिली। अब ये सारी चीजें आर्थिक आयोजन में तो केन्स या रूजवेल्ट या आज इंडियन इकोनॉमी में ये निर्णय कहां से लिए जाते हैं? आंकड़ों के सहारे ही तो निर्णय लिए जाएंगे। ये कहां पर किस जनता के किस वर्ग का इनकम क्या है? विभिन्न वर्गों में हम विभाजित करते हैं, उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, तो उनका एक इनकम रेशियो ही तो देखा जाता है और ये सब आंकड़ों के सहारे ही तो हम आ सकते हैं। उसके बाद उसी के आधार पर हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या होगा, और उन लक्ष्यों के लिए हम विभिन्न स्रोतों से साधनों को देखते हैं। यानी आंकड़ों से ही हम साधनों को देखते हैं और आंकड़ों के आधार पर ही हम लक्ष्यों का निर्धारण भी करते हैं। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, 12th 5 ईयर प्लान का इंडिया का है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का है। ये जो है आपका, इसमें देख सकते हैं कि विभिन्न जो है ईयर से सोर्स से इनकम क्या है, टैक्स रेवेन्यू से कितना आ रहा है, बिना टैक्स रेवेन्यू से कितना आ रहा है, नॉन डेप्ट कैपिटल कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब यहाँ फिजिकल है, नॉट फिजिकल, पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। राजकोषीय घाटा ये जो है कितना है। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योजना बनती है कि हमारे पास आय क्या है और आय के अनुसार व्यय है या व्यय ज़्यादा हो रहा है। तो व्यय यदि ज़्यादा हो रहा है तो हम कर्ज लेंगे या अतिरिक्त नोट की छपाई करेंगे या जो भी हो, वो एक तरह से फिजिकल जो है राजकोषीय घाटा में चला जाता है। तो इन चीज़ों का निर्णय हम आंकड़ों के आधार पर ही कर सकते हैं। अब हम अगली पॉइंट पर आए, आर्थिक नीतियों का निर्माण। विभिन्न प्रकार की हम नीति बनाते हैं, जैसे बेरोजगारी है, कृषि उत्पादकता है, कृषि उत्पादकता में कमी है, महंगाई है, इत्यादि के संदर्भ में हम कई नीतियों का प्रयोग करते हैं। इन नीतियों को हम बनाएंगे कैसे? हम बेरोजगारी के आंकड़ों को लेंगे तब ना कि संगठित क्षेत्र में कितना बेरोजगारी है, असंगठित क्षेत्र में कितना बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितना है, अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितना है। कृषि उत्पाद में कमी हुई तो क्यों कमी हुई? तकनीक में विस्तार होना चाहिए, क्योंकि कृषि में उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है। अगर उत्पादन ह्रास नियम लागू नहीं होता तो दुनिया को एक गमले में ही खिलाया जा सकता था। अगर श्रम एवं पूंजी की मात्रा बढ़ाते जाते और उत्पादन भी उसी दर से बढ़ते जाती तो इतनी बड़ी भूखंड की आवश्यकता क्या थी? तो निश्चित तौर पे उत्पादन बढ़ती है लेकिन गिरती दर से कृषि के क्षेत्र में बढ़ती है। तो ये सारे आंकड़े इकट्ठे करेंगे कि कहाँ तक वृद्धि काम करेगा, कहाँ तक समता काम करेगा और कहाँ से ह्रास शुरू होगा। तो वो ह्रास को हम रोकते हैं कैसे? तो रोकते हैं तकनीक में उन्नति करके, तकनीकें चेंज कर देते हैं जिससे कम जमीन में ही ज़्यादा उत्पादन होना शुरू हो जाए।
फिर महंगाई वगैरह के बारे में हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे। तो ये सारे कुछ तो हम सांख्यिकी से ही हम जो है सांख्यिकी के सहारे ही तो हम इसको ठीक कर सकते हैं या इसके बारे में नीतियां बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर है पिछले पंचवर्षीय योजना का प्लान को हमने दिखाया है, विभिन्न प्लानों को, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, फिफ्थ प्लान, 5 प्लान है, 5 योजनाएं हैं। आपको याद है ना पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, याद रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूं कि आपका इंटर का तो है, सारे कंपटीशन में आएंगे। 1 अप्रैल 1951 से, है ना, 1 अप्रैल 1951 से। इसी कारण क्या होता है जो है या वित्तीय वर्ष कब से शुरू हो जाता है, 1 अप्रैल से। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से, क्योंकि उसी दिन से नियोजन शुरू हुआ था, 1 अप्रैल से ही, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1951 से हमारी जो है प्लानिंग शुरू होती है और 5 साल की प्लानिंग होती थी। 51, 56, 56, 61, 61, 66 और 69, 74, 74, 79। 12वीं के बाद पंचवर्षीय योजना यहाँ बनना बंद हो गया और पंचवर्षीय योजना की जगह पर पता ही होगा आपको कि कौन सी चीज़ काम कर रही है, तो नीति आयोग काम कर रही है, जो हर बार नए सिरे से पुराने कार्यों का परीक्षण करते हुए नए सिरे से उसके बारे में आकलन करती है। खैर जो भी हो, आकलन तो हो रहा है, चाहे पंचवर्षीय योजना में हो या नीति आयोग में हो, आंकड़ों का जगह तो हर जगह बन ही रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि सारे संसाधनों को देखने के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजना में नीतियां बनाई गई कि किस सेक्टर में कैसा स्थिति है, हमारा ग्रोथ रेट कैसा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसा ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसा है, सर्विस सेक्टर में कैसा है। अगर ग्रोथ रेट कम है तो इसमें कौन सा सेक्टर असंतुलित हुआ है, उस असंतुलित सेक्टर को उठाया जाए, तो उनके बारे में भी आंकड़ा लेना होगा। मान लेते हैं कि पिछले साल की बात कर रहे हैं कि पिछले साल एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग का इतना गिर गया कि पूरा हमारा जीडीपी -23.5% में चला गया। आप न्यूज़ वगैरह में सुने ही होंगे। तो वहाँ पर जो असंतुलन हुआ, अब उसके कारणों की हम खोज करेंगे ना, हम करें, हमारी सरकार करे, ताकि ये घटना दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। तो कोई कभी ऐसा होता है कि जिसको आप नीचे समझ रहे हो वही बूम कर जाता है और जो बूम किए हुए वही नीचे चला जाता है। तो उन संदर्भ में हमको आंकड़े लेने होंगे और उसके आधार पर हमको लक्ष्य निर्धारित करना होता है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना तय बात थी कि हम बहुत गरीबी से निकले थे, हमारे पास था ही कुछ नहीं। सच्चाई है कि पूरा विदेशी जो है साम्राज्यवादियों ने हमारे देश का खून चूस लिया था, जो है दोहरी प्रकार से धन की निकासी हो रही थी। यहाँ करोड़ों लोग भूख से मर जा रहे थे। एक अकेले कलकत्ता में 10-10 लाख लोग भूख से मरे 1943 में। खाना जुटाना मुश्किल था, उस पर महामारियों का प्रकोप था। आज हम बहुत औने पौने ढंग से बोल देते हैं कि इतने दिन में क्या हुआ, लेकिन उस दिन की कल्पना कीजिए कि उस दिन भारत को या जो है भारत के नेतृत्व के हाथ में कैसा भारत मिला था, भूखा नंगा अधमरा भारत। वहाँ से निर्माण शुरू हुई। अब वहाँ से निर्माण शुरू हुई तो जाहिर है कि बहुत कमज़ोर स्थिति है वहाँ पर। तो कमज़ोर स्थिति में टारगेट हम कितना रख सकते हैं, 2.1% यहाँ टारगेट रखा गया, बहुत छोटा टारगेट रखा गया। अचीवमेंट हो गई 3.6%, यानी ये प्लानिंग हमारा सफल रहा। सेकेंड में 4.5%, 4.21%। इसके पीछे रीजन है जिसका विस्तृत अध्ययन हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानिए कि ये इंडस्ट्रियल प्लान था। इसमें नेहरू जी की ख्वाब थे कि देश हमारा औद्योगिकरण की ओर बढ़े और इसके लिए उन्होंने 3 बड़े बड़े लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना की और इसी के साथ खड़गपुर में पहली IIT की स्थापना हुई कि उद्योग चलाने वाले इंजीनियर भी हमको होना चाहिए। और डैम वगैरह अलग बन रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया उतना। फलतः कृषि के उत्पादन थोड़ी घट गई और घटने का असर ये पड़ा कि 4.5 लक्ष्य था जो 4.22 पड़ा। इसी तरह विभिन्न योजनाओं में यहाँ 61-66 में आपको पता ही होगा कि ये बहुत संक्रमण काल था। इतने दिन में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। नेहरू जी की मौत होती है 64 में, फिर लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बाद श्रीमती गांधी बनती है। भारत पाकिस्तान युद्ध भी चल रहा था और 66 का भयंकर अकाल भी, क्योंकि उस समय इरिगेशन की इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो हमारा जो है लक्ष्य भेदने में हम बहुत कमज़ोर रहे। 5.6 की जगह पर 2.72। आगे फिर इसी तरह कहने का मतलब है कि जो एक हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को भेदने की हम कोशिश करते हैं और इसके लिए हम आंकड़ों का ही सहारा लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण है। अर्थशास्त्र में जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा महत्व है, आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण। अर्थशास्त्र के 2 भाग हैं। एक भाग जो बिल्कुल साइंस का रूप रखता है, दूसरा भाग है जो बिल्कुल आदर्शात्मक रूप यानी कला का रूप रखता है। तो हम सिद्धांतों के आधार पर ही हम कोई निष्कर्ष निकाल पाते हैं। अब सिद्धांत बनता है कैसे? सिद्धांत बनाने के हालांकि आपको यहाँ पर आना नहीं है, इतना डीप में आपको वहाँ पर क्वेश्चन में लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के ख्याल से बता रहा हूँ। अध्ययन के 2 तरीके हैं। एक को हम कहते हैं आगमन विधि, दूसरे को कहते हैं निगमन विधि।
निगमन विधि में क्या होता है, पहले ही सिद्धांत दे दिया जाता है और उसको हमको सिद्ध करना होता है। जैसे आप 9th 10th क्लास में या 8th क्लास में पढ़े होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है, सिद्ध करें। ये निगमन पद्धति है। आगमन पद्धति में हम क्या कर देखते हैं कि व्यवहार के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करते हैं। अर्थशास्त्र में यही लागू होता है, आगमन पद्धति, व्यवहार के आधार पर सिद्धांत का निर्माण। जैसे अभी पीछे में आपने देखा कि मूल्य और मांग के संबंध में हमने आंकड़े रखे। मूल्य और मांग के संबंध में जब आंकड़े रखे तो एक निष्कर्ष हमारा निकला ना कि मूल्य घटने पर मांग बढ़ेगी और मूल्य बढ़ने पर मांग, ये नियम बन गया, सिद्धांत बन गया। आंकड़े चाहे वो अमेरिका के हो या भारत के हो या श्रीलंका के हो, हमको इससे कोई लेना नहीं, लेकिन वो आंकड़े यही कह रहे हैं और उसके आधार पर सामान्य नियम बन गया। आप सुबह सुबह सो के उठिए, चारों तरफ आपके पानी भरा हुआ है, आप क्या अनुमान लगाइएगा कि रात में बारिश हुई होगी? तब एक सिद्धांत बनेगा ना कि अगर जबरदस्त बारिश होगी तो चारों तरफ पानी भर जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं। तो सिद्धांत के निर्माण में आंकड़ों के आधार पर ही हम ये मांग की तालिका हम कहां से लाएंगे? मूल्य के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर तो ही तय करेंगे। तो यहां भी सांख्यिकी की भूमिका हो जाती है। इसके अलावा है राजस्व के क्षेत्र में। राजस्व के क्षेत्र में जैसा कि मैंने पीछे भी कहा कि आर्थिक आयोजन के तहत आपको बता दिया था कि पहले राजस्व की ज्यादा भूमिका नहीं थी, लेकिन 1930 की डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, महामंदी बोलते हैं, उसमें राजस्व की भूमिका बहुत बढ़ गई। और राजस्व के अंदर सरकार कर नीति, राजकोषीय नीति, घाटे की वित्त व्यवस्था आदि के निर्धारण करती है। मैं यहाँ राजस्व पर आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले क्लास में अर्थशास्त्र के भाग में हम इस पर थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। जितना आपको पढ़ना था उससे कुछ ज्यादा चर्चा कर चुके हैं। राजस्व का मतलब मूल रूप से इतना ही ध्यान रखिएगा कि सरकार के तमाम आय एवं व्यय को हम राजस्व कहते हैं। अंग्रेजी में इसका वर्ड प्रचलित है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो इसके अंदर एक कर नीति आती है। कर नीति में है कितना कर लगाया जाए, किस पर कितना लगाया जाए, न कि सिर्फ कितना लगाया जाए, किस पर कितना लगाया जाए, किस पर कर नहीं लगाया जाए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर सरकार को ढूंढनी पड़ती है। तो इसके लिए विभिन्न व्यक्ति समुदायों की आयों को देखना होगा ना। हम सब पर बराबर कर नहीं लगाते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स को देख लीजिए, बढ़ती हुई आय पर यह बढ़ती जाती है, इसको प्रगतिशील कर कहते हैं। इतना आय तक इनकम टैक्स फ्री, इतना से इतना वाले के पर इनकम टैक्स 10%, इतना से इतना वाला पर 20% और फिर ऊपर जाने पर 30%। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि हम शिक्षक हैं आपके और आप हमारे विद्यार्थी हैं। आपके पैकेट में 10 सिक्के हैं, 1-1 रुपए के। जब हम आपसे मांगते हैं कि एक सिक्का दे दो हमें, तुमको जो है आपको बहुत खुशी होती है, अरे हमारे सर जी हमसे 1 रुपया मांग रहे हैं, बहुत खुशी से हमको दे देते हो। फिर हम आते हैं, कहते हैं बाबू 1 रुपया और देना तुम। फिर अभी भी तुम खुशी से देते हो लेकिन उससे कम खुशी। इसी तरह करते करते 9 रुपया हम आपसे मांग लेते हैं। अब आपके मन में कड़वाहट भी आ रही होगी, ये सर जी नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और जब 10वां सिक्का हम मांगे तो हो सकते हैं आप रोक भी देंगे क्योंकि वो आपको अंतिम रुपया है, कष्ट हो रहा है। यानी सबसे प्यारा आपके लिए 10वां सिक्का होगा। कहने का मतलब जिसके पास संपत्ति कम है उसको संपत्ति त्याग में सबसे ज्यादा कष्ट होती है। इस कारण कम इनकम वाले पर भी अगर हम उतना ही % कर लगाएंगे जितना ऊंचे इनकम वाले पर, 10,000 रुपये वाला पर भी 10% लगा दे और 1 लाख वाला पर भी 10%, तो 10,000 वाला का 10% तो 1,000 त्यागेगा और 10 लाख वाला का 10% लगाएंगे तो वो 10,000 त्यागेगा। लेकिन उसके 10,000 से जो कष्ट होगी उसके तुलना में ज्यादा 10,000 वालों को 1,000 त्यागने में कष्ट होगी, क्योंकि उससे उसकी जिंदगी की मूलभूत आवश्यकताएं जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आप देख ले। एक तरीके से बाजार में कहीं कद्दू बिक रहा है, कद्दू लेने कोई गया, एक सबसे पहले फटहाल अवस्था में एक व्यक्ति जाता है, पूछता है जी कद्दू कैसे है, तो उसकी वेशभूषा देख करके विक्रेता को अनुमान हो जाता है कि ये बहुत गरीब है, ज्यादा पैसा नहीं देगा। 20 रुपया है उसका एक्चुअल प्राइस कद्दू का, उसे बोलता है 22 में देंगे, तो ना इतना ना होगा, इतना नहीं होगा। ये करते करते 20 में वो कद्दू। दूसरा जाता है जो मिडिल क्लास का आदमी जाता है, कहता है कद्दू कैसे है जी, समझता है ये कुछ ज्यादा देगा, कहता है 25 रुपया है सर। अरे रोज आप ही क्या से न लेते हैं, 2 रुपया घटा दीजिए ना, रहेगी जी 1 रुपया घटा देते हैं। आप कह रहे थे अच्छा चलिए 1.5 रुपया घटा देते हैं। इस तरह से 23.5 रुपये में उसको देता है। तीसरा आदमी जो जाता है वो कहता है जी 4 कद्दू मेरे गाड़ी में डाल दो, जो टॉप क्लास कार से गया है 4 कद्दू गाड़ी में डाल देता है। पूछता है कितना पैसा, कितना हुआ, तो जी आपके लिए 30 रुपये कद्दू। दूसरे को तो ऐसे हम देते 40 में, लेकिन आप रोज आते हैं चलते 30 रुपये। तो कहता है 28 रुपये रखो, और 28 रुपये देके खुशी खुशी चल जाता है। आपने यहां क्या देखा, एक गरीब को
अमीर की तुलना में छोटे पैसे त्यागने में भी ज़्यादा कष्ट हो रहा है। अमीर 28 रुपया त्याग दे रहा है कद्दू के लिए खुशी खुशी, और सोच रहा है कि चलो ये तो विक्रेता ही हमको स्थान दे रहा है, हमारे चलते 2 रुपया छोड़ दिया। लेकिन गरीब को विक्रेता एक्चुअल प्राइस पर दिया तो पर भी उतना में भी लेने में उसको कष्ट हो रहा है, 20 रुपया भी पे करने में कष्ट हो रहा है। तो कर की दर इनकम के अनुसार होना चाहिए। ये निर्णय हम कहाँ से करेंगे? ये निर्णय तो हम आंकड़ों के आधार पर न करेंगे कि किसकी इनकम कितनी है, किसका जीवन स्तर कैसा है। तो उसी तरह और राजकोषीय नीति में एक चीज ध्यान दीजिएगा, देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए 2 नीतियां होती है, एक को मौद्रिक नीति कहते हैं, दूसरे को राजकोषीय नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति जैसे कि मुद्रा से जुड़ा हुआ है, और मुद्रा का मालिक हमारे देश में कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश में होता है। तो केंद्रीय बैंक जो देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए नीति अपनाएगी उसको हम मौद्रिक नीति कहेंगे। ठेठ शब्दों में मुद्रा के मालिक द्वारा अपनाई गई नीति को हम मौद्रिक नीति कहेंगे। मुद्रा का मालिक पूरे वर्ल्ड में केंद्रीय बैंक, भारत में उसका नाम है रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक जो नीति जारी करती है वो मौद्रिक नीति कहलाएगी। अब राजकोषीय नीति, राजा द्वारा अपनाई गई नीति राजकोषीय नीति है, यानी राजा के खजाने जिससे प्रभावित हो। तो अब तो राजा रहे नहीं, सरकार हो गई, यानी सरकार द्वारा अपनाई गई वित्तीय नीति राजकोषीय नीति होगी। तो ये भी महंगाई और मंदी को कंट्रोल करते हैं दोनों। कहा जाता है मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में तालमेल होनी चाहिए। इस पर विस्तृत अध्ययन हम 12th में करेंगे। फिर घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है? एक चीज आप जानिए, हम घरेलू बजट बनाते हैं तो क्या करते हैं? आय के अनुसार व्यय को रखते हैं। लेकिन देश की बजट बनती है तो क्या होता है? व्यय के अनुसार आय होती है। व्यय के अनुसार आय क्यों होती है? आप इसको इस तरह से सोचिए, किसी का बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन 10,000 रुपए के चलते वो यूपीएससी कंप्लीट नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं कंप्लीट वर्ड बोल रहा हूं, कंप्लीट नहीं, भूल के भी कंप्लीट मत बोलिएगा। कंप्लीट प्रतियोगिता, गलती से आप लोग कंप्लीट बोलते हैं। तो वो 10,000 रुपए के चलते नहीं कर रहा है। अब आप देखिए उसका पिताजी 10,000 दूसरे से कर्ज ले रहे हैं। ये आय के अनुसार तो व्यय नहीं है, आय से ज्यादा व्यय हो गया, लेकिन भविष्य में वो लाभ देने वाला है। देश भी यही देखता है कि हमको ऐसा कर्ज लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है जिससे हम गरीबी को मिटा सके और उस कर्ज की तुलना में ज्यादा फायदा कमा सके। इसी कारण पहले रखा जाता है कि कौन कौन से जरूरी काम हैं, उनकी सूची बनाई जाती है, उन जरूरी कामों का खर्च जोड़ा जाता है, तब फिर देखा जाता है कि आय कहां से है। तो आय जब जोड़ते हैं तब पता चलता है कि जितना व्यय करना है उतना आय नहीं है। तब सरकार क्या करती है? घाटे की वित्त व्यवस्था करती है। जो घाटा हुआ ना उसकी वित्त व्यवस्था करती है। वो वित्त व्यवस्था कहां से करती है? या तो विदेश से कर्ज लेगी, या कोई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था से कर्ज लेगी, या हम आपसे सामान्य जनता से जैसे बॉन्ड वगैरह जारी करती है सरकार, उसको हम लोग खरीदते हैं। अंत में ये दोनों से नहीं होगा तो नोटों की छपाई हो जाएगी। तो ये सब आंकड़े पर ही तो आधारित है। अतः सांख्यिकी का यहाँ महत्व है। और ये है बैंकिंग क्षेत्र में तो सांख्यिकी का जबरदस्त महत्व है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का अभी आपने देखा कि 2 नीतियां जो होती है राजकोषीय और मौद्रिक, तो उसमें एक नीति का सर्वा मालिक बैंकिंग सेक्टर ही तो है, और उसका हेड कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां हमने दे दिया है आरबीआई। ये महंगाई के आंकड़ों को ध्यान में रखती है और अर्थव्यवस्था संबंधी विभिन्न घटकों कार्य प्रणाली पर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या मंदी को कंट्रोल करने के लिए इसके पास सबसे बड़ा हथियार होता है, वो होता है ब्याज दर। और उस ब्याज दर को अर्थशास्त्र की विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम है। आपने सुना होगा ये सारे नाम, लेकिन न तो आप जो है इसके बारे में चिंतन नहीं किए, जिसके कारण इन चीजों की जानकारी नहीं हो सकती है। जैसे यहां पर आ रहा है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फाइनेंशियल ईयर 21 जीडीपी, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। प्रॉब्लम आपको यहां है रेपो। रेपो का मतलब होता है रीपरचेज ऑप्शन रेट। यहां पर थोड़ा सा लिखने में, चूंकि कंप्यूटर से ये लिखा हुआ है, लिखने में थोड़ी दिक्कत है। रेपो मूलतः आर के बाद ई स्मॉल, आर के बाद ई स्मॉल, वो एक ही वर्ड है। कौन सा वर्ड है? रीपरचेज। रीपरचेज का हम री लेते हैं। उसके बाद वो कैपिटल, ऑप्शन और रेट, यानी रीपरचेज आर ई पी, ये तीनों स्मॉल चलेगा, जिसमें सिर्फ आर कैपिटल। फिर से ध्यान से सुनिए, रीपरचेज में 3 लेटर आ रहा है, आर ई पी, आर कैपिटल, ई पी स्मॉल,
और उसके बाद दूसरा वर्ड कौन आ रहा है? ऑप्शन। तो ऑप्शन में ओ कैपिटल, यानी ईपी स्मॉल ओ कैपिटल, और फिर तो रेट अलग लिखा हुआ है, ये है रेपो रेट। ये क्या है? रिजर्व बैंक की अल्पकालीन ब्याज दर है, कम समय के लिए जो लोन देती है ना अन्य बैंकों को, वो ब्याज दर है, इसी को ऊपर और नीचे करती है। जब महंगाई आ जाए तो क्या करती है? ब्याज दर बढ़ा देती है, और जब मंदी होती है तो ब्याज दर घटा देती है, ताकि जनता खूब बैंक से लोन निकाले, पैसा मार्केट में आए। अब ये देखिए 6 फरवरी 2020 का हमने आंकड़ा दिया है, इसमें दिखाया है कि ये अनचेंज है, और ये भी अनचेंज रह गया है। उस दिन का मॉनेटरी पॉलिसी है जो अब हर 45 दिन पर निरीक्षण होते रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में इसका काफी महत्व है। अब ये लास्ट 3 to 4 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट हमारा क्लास अब बच रहा है, इसमें आप सांख्यिकी के दुरुपयोग के बारे में समझ लीजिए। जो कहते हैं राजनीतिक लोग विभिन्न पार्टियों का कि आंकड़ा एक राजनीतिक बाजीगरी है, आंकड़ों का संदर्भ देकर सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है। बहुत ही साधारण ढंग से समझिए इसको। अगर हम पिछले 5 साल से देश की प्रति व्यक्ति आय का हम ब्यौरा निकाल रहे हैं, सपोज कीजिए 2 कोरोना काल के छोड़ दीजिए, यानी 14 से लेकर 19 तक, निश्चित है कि 14 से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय 15 में हुआ, 15 से ज्यादा 16 में हुआ, 16 से ज्यादा 17 में हुआ, और 17 से ज्यादा 18 में हुआ। तो इस आधार पर निर्णय आपका यही ना आएगा कि देश विकास की ओर है। अब इस चीज को पलट दीजिए, अब आप तुलना कीजिए इसका विकसित देशों से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, चीन से, इन कंट्रियों से तुलना कीजिए, तब आपको निर्णय आएगा कि अभी हम बहुत पीछे हैं। देखिए आंकड़ों का खेल कहां घूम रहा है। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान दीजिए, इससे आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिएगा। 2019 में और 2020 के जीडीपी में फर्क क्या पड़ा, पूरी दुनिया में चर्चित हुआ। 23.5% माइनस गया, चलिए 23 मान लेते हैं, यानी हमारी 100 रुपए की इकोनॉमी कितने की रह गई? 77 रुपए की। इस साल भी मान लेते हैं 7% कुछ माइनस में कुछ महीनों में चला गया। 7% माइनस में जाने का मतलब कितना है कि 100 में 7, 100 में 7 ना, लेकिन मेरी इकोनॉमी कितनी की बची हुई थी? 73 रुपए की ही, तो 73 का 7%, यानी 5 पॉइंट और नीचे जाएगा, क्योंकि 749 4.9 आएगा। अब इकोनॉमी कितनी की बची? 73 माइनस 5, यानी 68 रुपए की इकोनॉमी मेरी बच गई। अब अगला साल यदि 7 रुपए का डेवलपमेंट होती है इकोनॉमी में, यानी 68 प्लस 7, इकोनॉमी मेरा 75 का हो जाता है। तब आप ध्यान दीजिए सरकार क्या आंकड़े निकालेगी। डेवलपमेंट कितना का हुआ? 7 रुपया का। 100 के हिसाब से तो 7% है, लेकिन 68 के हिसाब से क्या परसेंट हो जाएगा? 10% से ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि 68 के हिसाब से जो है आपका 6.8 में पूर जाता है 10%। सरकार पेपर में क्या निकालेगी, सरकारी एजेंसियां क्या निकालेगी? भारतीय इकोनॉमी वृद्धि दर के हिसाब से चोटी पर 10% की विकास दर। वास्तविकता क्या हुआ कि 7% की विकास दर है। यानी आंकड़े को हम कभी इधर उधर भरमा सकते हैं इजीली। इसमें एक बहुत बड़ा जोक टाइप इसमें रख दिया गया है, यानी मजाक टाइप, कि इसमें सामान्य बुद्धि की स्थापना सांख्यिकी में नहीं होती है। सामान्य बुद्धि की स्थापना यह सांख्यिकी नहीं है, इसमें अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं तो आंकड़े आप जा रहे हैं पूरब लेके चल जाएगा पश्चिम, ऐसा भी हो सकता है। यहां एक फिगर हमने दिया है, नदी पार करते हुए बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ मैच्योर्ड लोग भी हैं, और कुछ बच्चों में काफी लंबे बच्चे भी हैं। तो जो ये नदी पार करने वाला मुखिया है, जो हाथ में मान लेते हैं चप्पल लिए हुए या पीछे लाल शर्ट पहने हुए हैं, कहने मतलब इस जमात का हो सकते हैं, उनके हेड सर होंगे या गार्जियन होंगे। इनको मैथ का बड़ी बढ़िया ज्ञान था, मैथ के 1 नंबर टीचर थे, स्टेट पर तो कंट्रोल था काफी, मीन मीडियन मोड सब एकदम मिनटों में जुआने निकाल देते थे। जैसे ही नदी किनारे पहुंचे तो इनको नदी की पानी की गहराई इनको पता थी कितना पानी है।
पता चला कि पानी 5 फीट है या पानी 4 फीट है। अब इन्होंने क्या किया कि जो 2 बड़े हैं उनको माप लिया, उनकी लंबाई को, और 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी लंबाई को माप लिया और औसत निकाल दिया। समझ रहे हैं? औसत निकल के आ गया 4.5 फुट या 4.25 फुट, यानी पानी की गहराई से ज्यादा औसत। कहे कि तब तो हम आसानी से पार कर जाएंगे, जबकि उसमें 3 बच्चे जो थे वो 3.25 फीट से ज्यादा के थे ही नहीं। इस समझ के आधार पर वो नदी में पार करना शुरू किए। ये लोग तो पार कर गए, वो 3 बच्चे डूब के रह गए। तो यहां हम क्या कह सकते हैं? कमी क्या रही? कॉमन सेंस की। आप सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग जरूर कीजिए, लेकिन सामान्य बुद्धि के साथ आप प्रयोग कीजिए, ये ध्यान देना होगा। यही कारण ये कोटेड लाइन है, इसको याद रखिएगा। सांख्यिकी विधियां सामान्य बुद्धि की स्थापना नहीं है, यह सांख्यिकी के संदर्भ में कहा गया है। चलिए अब लास्ट है, हमने कुछ गृह कार्य रखा है आपके लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है राजनीतिक अंकगणित के पुस्तक विलियम पैटी, याद रहेगा आपको। इसमें मार्शल किन्स, विलियम पैटी, मार्क्स 4 विकल्प हैं। समंक को ईंट के लिए तीर्ण किसने कहा था? मार्शल ने कहा था कि समंक अन्य अर्थशास्त्री जैसे सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, उसी तरह समंक मेरे लिए भी ईंट का तीर्ण है। उसमें लघुत्तरीय में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सांख्यिकी क्या महत्व है, पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या महत्व है। मैंने विस्तृत इस पर विश्लेषण भी कर दिया है और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ दोहराना ठीक है। वैसे आप सवाल कीजिए यूट्यूब वगैरह पर। कथनात्मक तथ्यों को सांख्यिकी कैसे प्रमाणित करता है? जैसे मांग और मूल्य के संदर्भ में हमने कहा था कि हम ऐसे ही कह दें कि मांग घट गई या मांग बढ़ गई, कि हमको आंकड़ा से दिखाना होगा, तो उसी चीज़ को यहाँ रखना है। दीर्घ उत्तरीय में हम इसमें 2 प्रश्न दे दिए हैं। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र महत्व बतलाइए, उसका कौन कौन महत्व है, जो 6 पॉइंट में हमने बतलाया है। और सांख्यिकी विद्या सामान्य बुद्धि की स्थापना नहीं है, जो अंतिम में हमने आपको बतलाया कि इसमें कॉमन सेंस की स्थापना कीजिए, उसी कहानी का विश्लेषण कर दीजिए। और ऊपर जो हमने कहा कि आंकड़ों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, शुरू में 2-4 लाइन उस पर भी आप लिख देंगे, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। धन्यवाद, आपको फिर अगले क्लास में मिलेंगे।